हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश अप्रोच के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इसके पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक दे दूंगा। और फ्रेंड्स, एक बात बता दें आपको, यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप जो उसे पहले देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और ये कैसे महत्वपूर्ण था। यानी पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था और वो किस तरह से महत्वपूर्ण था। अब हम इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन में पढ़े कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो जो है सभी बुरी खबरों का स्रोत था, और वहीं जो है जो भी बातें होती थी उस बोर्ड में लिख दी जाती थी। तो वही है ये। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ ऑल द बैड न्यूज। यानी जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड वाज यानी बुलेटिन बोर्ड था द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, यानी सभी बुरी खबरों का स्रोत था। सोर्स मीन्स होता है स्रोत। इट गिव जो देता था द इंफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट बैटल्स, और जो है देता था सभी हारे हुए युद्धों की खबर को। एंड ऑफ द अदर पास्ट इन बर्लिन, और या फिर बर्लिन से जो आदेश आता था, यानी पास होता था, पास्ट इन बर्लिन यानी बर्लिन से जो आदेश आता था उसको बताता था। आगे पूछा गया कि हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, कि यह जो है महत्वपूर्ण क्यों था। तो बस ये इसीलिए महत्वपूर्ण था कि जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें जो है पूरी खबरें लिख दी जाती थी, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण था। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर है इसलिए इनको लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड एमएमएल से, यानी एमएमएल ने क्या कहा व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांच स्कूल पहुंचा। तो देखते हैं इसका आंसर। व्हेन, जब फ्रांज रीच्ड स्कूल, यानी फ्रांच जब स्कूल पहुंचा तो एमएमएल साइड, एमएमएल ने कहा काइंडली दयालुता से, यानी एमएमएल ने दयालुता से कहा जब वो स्कूल पहुंचा, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी उन्होंने कहा कि जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रांस यानी छोटे फ्रांस, फेयर आर स्पीकिंग विदाउट यू, यानी हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। यानी कि क्या शुरू करने वाले थे, जो एमएमएल थे वो पाठ पढ़ा रहे थे। तो जो फ्रांस है उसको स्कूल जाने में लेट हो गई थी, तो जब वह स्कूल पहुंचा तो वो कह रहे थे कि जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ, और हम तो तुम्हारे बिना ही ये लेसन शुरू करने वाले थे। इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि आप जो है इसका पहले के हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आंसर ज्यादा समझ में आएंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट डिड एमएमएल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, यानी क्वेश्चन कह रहा कि एमएमएल ने पहली बार कक्षा में क्या कहा दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के बारे में। यानी जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा कि जो एमएमएल है उन्होंने कक्षा में उस दिन सबसे पहले क्या कहा, तो उन्होंने उस अंतिम पाठ के बारे में बताया था। तो देखते हैं इसका आंसर। एमएमएल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास, यानी एमएमएल ने सबसे पहले कक्षा में अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के बारे में बताया। यानी जो एमएमएल थे उन्होंने कक्षा में जाकर सबसे पहले अंतिम पाठ के बारे में बताया था। दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि जो बर्लिन है वहां से आदेश आया है टू टीच, पढ़ाने के लिए। यानी जो बर्लिन थी वहां से आदेश आया था, कि बर्लिन से आदेश आया है पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन इन द, यानी स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। अब वो स्कूल कहाँ कहाँ के थे, वो एल्सेस और लोरिन के स्कूल थे। तो कह रहा आप एल्सेस एंड लोरिन, यानी एल्सेस और लोरिन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए और फ्रेंच न पढ़ाई जाए।
सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, इसलिए ये फ्रेंच का अंतिम पाठ है और इसी पाठ के बारे में उन्होंने बताया था। तो अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड फ्रांच थिंक, यानी फ्रांच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रांच वाज शॉक्ड, यानी फ्रांच अचंभित हो गया, एंड ही फेल्ट वेरी सॉरी, और वह दुखी था, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद। यानी जो फ्रांच था उसने जो है अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद वह दुखी हो गया था। दैट ही वुड नॉट बी लर्निंग हिज मदर टंग में स्वतः मातृभाषा, और दुखी इसलिए था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अब जो है अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ पाऊंगा, यानी वो जो पहले से पढ़ने में कमजोर था और पढ़ता नहीं था, इसलिए वो जो है पछता रहा है इन फ्यूचर, भविष्य में। अब क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जो फ्रेंच भाषा थी वो तो बंद ही हो जानी थी और उसके बाद जर्मन पढ़ाई जानी थी, इसलिए उसे दुख हो रहा था कि मैंने जो है अपनी मातृभाषा का पाठ तैयार नहीं किया, इसलिए वो दुखी था। ही रिग्रेट, और वो जो पश्चाताप कर रहा था, नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन, अपना पाठ न तैयार करने के लिए। डिड फ्रांच रिसाइट द पार्टिसिपल, क्वेश्चन कह रहा कि क्या फ्रांच ने जो पार्टिसिपल्स के नियम बताए, हाउ, और बताए तो कैसे बताए। तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रांच रियली वांटेड टू रिसाइट, यानी जो फ्रांच था वो वास्तव में बताना चाहता था टू रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के नियमों को, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के। यानी जो फ्रांच था वो पार्टिसिपल के नियम बिना गलती हुए बताना तो चाहता था, बट एज ही स्टार्टेड, लेकिन उससे शुरू में ही गलती हो गई। ही गॉट मिक्स्ड ऑन द फर्स्ट वर्ड, और पहले ही शब्द में उलझ गया। गॉट मिक्स्ड मीन्स होता है उलझ जाना। एंड स्टूड देयर, और वहां वह खड़ा रहा। ही डेयर्ड नॉट लुक अप, और उसके ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Whom did M. Hamel blame for the ignore in studies, यानी एम हेमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और वह क्यों किया। यानी जो ये प्रश्न है वो कह रहा है कि जो एम हेमल थे उन्होंने पढ़ाई न करने वालों को और न करने देने वालों को में से किसको आरोपित ठहराया और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एम हेमल ब्लेम्ड, यानी एम हेमल ने आरोपित किया द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के माता और पिताओं को, फॉर द इग्नोर, क्योंकि वो नजरअंदाज कर रहे थे इन स्टडीज, पढ़ाई को, फॉर दे प्रिपेयर टू पुट देम, क्योंकि वो उन्हें रखना चाहते थे, पुट मीन्स रखना चाहते थे, देम उन्हें, टू वर्क काम में, ऑन ए फार्म, यानी किसी फार्म में, और एट द मिल्स, सॉरी यहाँ मिल्स की मीनिंग MILL है, ये आप सुधार लीजिएगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तो जो आथर है वो कह रहे हैं कि टू वर्क, उसको उनको जो काम में रखना चाहते थे, ऑन ए फार्म, ये किसी फार्म में, और एट द मिल्स, या फिर किसी आरा मशीन में, टू हैव मोर मनी, जिससे उन्हें अत्यधिक पैसा मिल सके। और वो माता पिता को इसलिए आरोपित कर रहे थे क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को किसी फार्म में या फिर किसी आरा मशीन में काम में रखना चाहते थे, इसलिए वो जो उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और वह स्वयं को भी आरोपित कर रहे थे, बिकॉज, क्योंकि ही सेंट देम, क्योंकि वो उन्हें भेज देते थे, टू वाटर फ्लावर्स, यानी फूलों को पानी देने के लिए, एंड ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब वह मछली मारने के लिए जाना चाहते थे तो ही गिव देम ए हॉलीडे, तो उनकी छुट्टी कर देते थे। इसलिए वो जो है अपने आप को भी आरोपित मान रहे कि मैंने भी पढ़ने नहीं दिया तुम लोगों को, और तुम्हारे जो माता पिता थे वो तो पढ़ाना चाहते ही नहीं थे। तो आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसका महत्व क्या बताया। तो देखते हैं इसका आंसर।
एमएमएल साइड यानी एमएमएल ने कहा दैट कि वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज एमंग अस। गार्ड में सुरक्षित रखना होगा, यानी एमएमएल ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को, आवर लैंग्वेज यानी अपनी भाषा को, एमंग अस अपने बीच, गार्ड अवश्य सुरक्षित रखना होगा। यानी उन्होंने ये कहा कि जो अपनी मातृभाषा है उसे अपने पास अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंसेल्फ में होता है गुलाम बनना। तो कह रहे जब कोई गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट दियर लैंग्वेज, तो जब तक अपनी भाषा को अच्छी तरह से पकड़े रहता है, होल्ड लिए रहता है या पकड़े रहता है, तो इट इज एज इफ दे हैड द के टू दियर प्रिजन, तो वे ऐसा माने कि उनके पास अपने जेल की चाबी है। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द प्रिजन्स, यानी जो फ्रांज था वो कबूतरों के बारे में क्या सोच रहा था, व्हाई और क्यों। तो जो कबूतर थे वो जो है छत में बैठे हुए गुटरगु कर रहे थे और वो जो पढ़ाई कर रहा था। तो जब वो पढ़ाई करते समय उसने कबूतरों के आवाज सुनी तो वो जो सोच रहा था कि क्या जो है ये जो जर्मन है क्या वो उनको भी जर्मन की भाषा में गाना गाना में मजबूर कर देंगे। तो बस वही बात बता रहा है। फ्रांज थॉट अबाउट द प्रिजन्स, यानी जो फ्रांज था उसने कबूतरों के बारे में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे लोग इन्हें भी जर्मन की भाषा में गाने में मजबूर कर देंगे। बिकॉज क्योंकि ह्यूमंस काइंड फोर्स अदर ह्यूमंस, यानी जो आदमी है वो किसी दूसरे आदमी को मजबूर कर रहा है, बट कैन नॉट इम्पोर इट ऑन नेचर, लेकिन इन लोगों का यानी जो जर्मन के लोग थे वो फ्रांस वालों को मजबूर कर रहे थे कि फ्रांस ना पढ़ के जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो वही बात कह रहा है कि जो है जो एक लोग है वो दूसरे लोग को मजबूर तो कर सकता है, लेकिन वो जो है इस प्रकृति को मजबूर नहीं कर सकता है। इम्पोर मीन्स होता है मजबूर करना, यानी किसी दूसरे से जबरदस्ती कोई बात मनवाना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिख सकते हैं। तो नौ क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी जो एम हेमल थे वो वहां क्या गौर कर रहे थे। ऑब्जर्व मीन्स होता है गौर करना। एट द लास्ट अंत में, यानी आखिरी में वो जो है ये गौर कर रहे थे कि इस कमरे में क्या क्या है और वो जो है उसको अपने मन में ही बैठा लेना चाहते थे। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एट लास्ट अंत में एम हेमल ऑब्जर्व्ड, यानी एम हेमल गौर कर रहे थे ऑल द थिंग्स इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में उन सभी वस्तुओं को, यानी वो उन सभी वस्तुओं को गौर कर रहे थे जो कक्षा में थी। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन माइंड, और ऐसा लग रहा था कि वे सभी चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड देयर, कि वहां वह सभी चीजें कैसी दिख रही हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। और इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो चर्च की क्लॉक थी उसने जब 12 बजाए थे तो क्या हुआ था। तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाई तो द साउंड ऑफ एंजलस कुड बी हियर्ड, एंजलस में से बताया था कि प्रार्थना होती है, जिस तरह अपने यहाँ प्रार्थना की जाती है उसी तरह फ्रांस में भी प्रार्थना होती है। तो एंजलस वही है। तो द साउंड ऑफ एंजलस कुड बी हियर्ड, यानी एंजलस यानी प्रार्थना होने की आवाज सुनाई दी। द टेम्पर्स ऑफ द प्रीसियंस ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड, और जो प्रेसियन के सिपाही थे वो एक्सरसाइज करके लौट रहे थे तो अपना टेम्पर्स बजा रहे थे तो उसकी आवाज सुनाई दी 12 बजने के बाद। एम हेमल गॉट अप, और एम हेमल खड़े हुए, एंड रोट, और उन्होंने लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड, उस ब्लैक बोर्ड में, इन वेरी लार्ज लेटर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में, लॉन्ग लिव फ्रांस, की फ्रांस जिंदाबाद। मतलब ये कि जो चर्च की घड़ी थी जब उसने 12 बजा दिए थे तो एंजलस यानी प्रार्थना होने लगी थी, उसकी आवाज सुनाई देने लगी।
और जो प्रेसिया की सिपाही थे वो अपनी अभ्यास करके लौट रहे थे और उन्होंने टेम्पर्स बजाई थी तो उसकी आवाज सुनाई देने लगी थी। और तभी जो है एमएमएल खड़े हुए थे और बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड में लिखा था कि फ्रांस जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स मैंने ये दसों के दसों क्वेश्चन राजीव प्रकाशन की बुक से कराए हैं। और यदि आपके पास कोई दूसरी बुक है और उसका क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उस क्वेश्चनों का भी आंसर बता दूंगा आपको। तो पहले आप इन दसों क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, फिर यदि आप को ये क्वेश्चन एक बार में न आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और मेरा ये मानना है कि यदि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको ये दसों के दस क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ दसों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और यदि अभी न आए हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा तो मैं फिर से इन्हें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए थे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर